Assalamualaikum. Welcome to my channel Real Urdu. Listeners, इंस्पेक्टर अहमद यार खान की तफ्तीशी कहानी मौत के मैनेजर का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लाला ने बड़ी मायूसी से कहा। उसके हाथ जो हमारे आगे उसने जोड़ रखे थे उसकी गोद में गिर पड़े और उसने सर झुकाकर कहा, ये दुरुस्त है धनवान। क्या इनकी दोस्ती बिमला ने कराई है? मैंने पूछा। जाहिर है तुम इसमें खुश नहीं होगे। क्या बिमला इनकी दरपतला दोस्ती को पसंद करती है? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। बिमला बेचारी भी मेरी तरह मजबूर है। तुमने और बिमला ने कुमारी को कभी नहीं बताया था कि उसका लड़का तुम्हारी लड़की को ख़राब कर रहा है। जिनका दिया खाते हैं ना, उनके खिलाफ मुंह कैसे खोल सकते हैं? उसने जवाब दिया। हमने इस ज़मीन में इससे इतना ज़्यादा पूछा कि वो परेशान हो गया और मजबूर हो गया कि असल बात बता दे। उसने बताया कि मकतूला का बेटा औपाश और अय्याश आदमी है। इसके हाथों किसी भी मज़ारे या मुलाजिम की ऐसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं जिसकी शक्ल सूरत अच्छी हो। उसने बिमला की बेटी को शादी से पहले ही ख़राब करना शुरू कर दिया था। बिमला ने कुमारी से कहा। कुमारी ने लड़की की शादी मुंशी के बेटे से करा दी। वो इसी जागीर के एक गांव में रहते थे। मकतूला के बेटे ने लड़की के खामिद को हुक्म भेजा कि अपनी दुल्हन को मेरे पास भेजो। खामिद ने अपने बाप मुंशी को बताया। मुंशी ने इनकार कर दिया और अपने छोटे सरकार की मिन्नत की कि वो इसकी इज्जत को यूं बर्बाद न करे। इस छोटे सरकार ने अपने 2 आदमी भेजे जो लड़की को खेतों से उठाकर करीबी जंगल में ले गए। मकतूला का बेटा वहाँ मुंतज़िर था। इसके बाद मुंशी की बहू और बेटे की हैसियत ज़र खरीद गुलामों की सी हो गई। हमने उसको तसल्ली दी कि उसकी बहू की इज्जत की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाएगा, मगर ये शख्स बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इधर हम उसे डराते थे कि उसने झूठ बोला तो गिरफ्तार होगा, उधर उसे छोटे सरकार का डर था। इसकी ज़बान खुल चुकी थी, बल्कि उसकी ज़बान हमारे काबू में आ गई थी। अब वो कुछ छुपाने के काबिल नहीं रहा था। उसने बताया कि मकतूला के बेटे ने अपने साथ 2 जुर्म पेशा आदमी रखे हुए हैं, बल्कि पाले हुए हैं। इनके डर से कोई आदमी उसके खिलाफ ज़बान नहीं खोल सकता और इसका हर हुक्म माना जाता है। मुझसे रकम ले जाता है, मुंशी ने बताया, और ये भी बता देता है कि कौन से खाते में डालूं। मैं खाते में हेरा फेरी करता रहता हूँ। इसका कुछ इनाम मुझे भी मिल जाता है। ये लड़का शहर में जाकर जुआ खेलता है, तवाइफों के यहाँ महफिलें जमाता है और यहाँ तक करता है कि जागीर के किसी गांव में चला जाता है और वहाँ जुए की महफिल जमा लेता है। छोटे सरकार की बदअखलाकी और बदकिरदारी की तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। वो जागीरदार का बेटा था, अकलौता था, बेजा प्यार में पला था। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इसमें ज़रा सी भी शराफत या इंसान दोस्ती होगी। हमारे लिए इसकी करतूत कोई अजीब बात नहीं थी। इतनी बड़ी जागीर हो, दौलत का दरिया बह रहा हो, बेबस मोहताज और मुफलिस मज़ारे और नौकर चाकर हों, तो इंसान फिरौन क्यों न बने? मज़ारों और नौकरों चाकरों को, बल्कि पूरी कौम को इसीलिए गरीब और फाकाकश रखा जाता है कि वो महदूद से एक दौलतमंद और जागीरदार गिरोह को अपना खुदा कहते रहें। एक जागीर के छोटे सरकार पर ही मौकूफ़ नहीं, मुफलिस मुल्क की बड़ी सरकार की जहनियत और करतूत भी यही होती है। मुंशी ने हमें इन दोनों जुर्म पेशा आदमियों के नाम बता दिए। अगर ये जुर्म पेशा ही थे तो सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को इनसे वाकफियत होनी चाहिए थी। मुंशी ने हमें बताया था कि वो जागीर के मुलाजिम नहीं, कभी कभी यहाँ आते हैं। हमने महेंद्र पाल को बुलाया और मुंशी को वहाँ से उठाकर कुमारी के सोने वाले कमरे में भेज दिया। महेंद्र पाल को दोनों बदमाशों के नाम बताकर पूछा कि वो इन्हें जानता है। उसने बताया कि वो दोनों को जानता है और वो दोनों सज़ा याफ्ता हैं और थाने के रिकॉर्ड पर हैं। एक को 1 बार और दूसरे को 2 बार सज़ा हो चुकी है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये दोनों इस जागीर से वाबस्ता हैं? डोबगिन ने पूछा। मुझे किसी ने नहीं बताया, महेंद्र पाल ने जवाब दिया। तुमने जानने की कोशिश नहीं की? डोबगिन ने कहा। अगर मैं जान भी लेता तो जागीरदानी के कत्ल के साथ इनका क्या ताल्लुक हो सकता है? महेंद्र पाल ने पूछा। इस कत्ल के साथ तुम्हारा भी ताल्लुक हो सकता है, डोबगिन ने अंग्रेज़ हाकिमों के मखसूस लहजे में कहा। तुम यहाँ कानून और इंसाफ की कीमत वसूल करते रहे हो।
महेंद्र पाल कुछ बोलने लगा तो मैं बोल पड़ा, तुम्हें मालूम है कि इस जागीर का एक मैनेजर भी है जो कत्ल की रात से गायब है। मुझे सब बताते थे कि यहाँ यही मुलाजिम हैं जो मौजूद हैं। उसने जवाब दिया। किसी ने भी मैनेजर का नाम नहीं लिया। हमारा वक्त ज़ाया न करो, डॉबगिन ने कहा। इन दोनों आदमियों को फौरन थाने हाजिर करो और इन्हें वहाँ बिठाए रखो। और याद रखो, तुम उनके साथ या किसी और के साथ कोई बात नहीं करोगे। अगर मुझे ज़रा सा भी इशारा मिल गया कि तुमने कोई गड़बड़ की है तो मैं तुम्हें इस वारदात में आनत जुर्म में गिरफ्तार कर लूँगा। मेरी मजबूरियों को समझें, महेंद्र पाल ने कहा। महेंद्र पाल, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर ज़रा मुस्कुराकर कहा, जिन मजबूरियों ने तुम्हारे हाथ बांध दिए थे इन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जगह जहाँ कत्ल की वारदात हुई है बड़ी जरखेज़ है। तुम ये तो देख लेते हो कि मकतूला की सोशल हैसियत क्या है। क्या तुम्हें मालूम है कि कातिल कौन है और कत्ल का बाइस क्या है? महेंद्र पाल यकलक फट पड़ा और उसने अपनी बेगुनाही का वावेला पपा कर दिया। कसमें खा कर कहने लगा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। जाओ, डॉबगिन ने कहा, इन दो आदमियों को थाने में लेकर आओ। वो कांपता हुआ बाहर निकल गया। उसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है, डॉबगिन ने कहा। हमारे लिए मुअम्मा ये था कि कुमारी का बेटा उसके कातिलों को पकड़ने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। क्या उसने अपने नौकरों चाकरों से ये कह रखा है कि वो पुलिस को कुछ ना बताएं? क्या माँ बेटे में इख्तिलाफ इतना संगीन था कि बेटा माँ के कत्ल पर खुश था? अगर वो खुशी था तो उसे कातिलों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ख्याल आया कि वो नौकरों का मुंह इसलिए बंद रखना चाहता है कि उसकी अपनी करतूत पर पर्दा पड़ा रहे। हमें उसकी बदकारियों और अय्याशियों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस पहलू पर हम इस उम्मीद पर तवज्जो दे रहे थे कि शायद इस रास्ते हम कातिल तक पहुंच सकें। इस पर मैं और डॉबगिन मुत्तफिक हो गए थे कि कातिल बाहर से नहीं आया, इस घर का फर्द है और वो कोई मुलाजिम ही हो सकता है। सिर्फ एक मुलाजिम गायब था और वो मैनेजर था। इसके मुतालिक बिमला बता चुकी थी कि कुमारी के साथ उसके मरासिम थे, मगर यहाँ ये सवाल सामने आ गया कि मकतूला के बेटे ने क्यों कहा था कि जागीर का कोई मैनेजर नहीं। मैंने इससे बराह रास्त इस सवाल का जवाब नहीं लेना चाहता था और मैनेजर की गैर हाजिरी ये बताती थी कि कातिल वही है। मैंने मुंशी को बुलाया। तुमने बहुत सी नाजुक बातें बता दी हैं, मैंने कहा। तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दो चार बातें और बता दो। कुमारी का अपने बेटे के साथ क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा था तो ज़रूर, उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि झगड़े की वजह क्या थी। और मैनेजर के साथ तुम्हारे छोटे सरकार के ताल्लुकात कैसे थे? छोटे सरकार के पिता के मरने के कुछ महीने बाद मैनेजर के साथ उसके ताल्लुकात बिगड़े बिगड़े लगते थे, मुंशी ने जवाब दिया। मैनेजर यहाँ का करता धरता है। उसने पहले मुझसे कभी नहीं पूछा था कि छोटे सरकार ने मुझसे कोई रकम ली है या नहीं। थोड़े अरसे से उसने पूछना शुरू कर दिया था और ये भी कहता था कि उसे माँ बहुत पैसे दे देती है, तुम ना दिया करो। तुम फिर भी देते रहे? देता रहा सरकार, उसने कहा। मैं मालिकों की रकम मालिकों से किस तरह छुपा सकता हूँ? बिमला तुम्हारी मालकन की खास मुलाजमा रही है, मैंने पूछा। मैनेजर के साथ बिमला के ताल्लुकात कैसे थे? दरअसल जी, उसने कहा, मालकन इन्हीं दोनों के कब्जे में थी। मैनेजर बिमला पर बहुत मेहरबान है। कुमारी जी की जो बातें बिमला जानती है वो और कोई नहीं जानता। कत्ल की रात तुम यहाँ थे? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया, मैं तो अपने घर में था। तुम जब सब यहाँ आए तो तुम्हें पता चला होगा कि कुमारी कत्ल हो गई है, मैंने कहा। उस वक्त नौकर वगैरह क्या बातें कर रहे थे? सब घबराए हुए और डरे हुए थे, उसने जवाब दिया। किसी ने भी सिवाय अफसोस के कोई बात न की। छोटे सरकार ने सबको मना कर दिया था। मैंने एक शक की बिना पर इससे पूछा कि जिन दो बदमाशों का उसने जिक्र किया था वो भी आ गए होंगे। उसने बताया कि दोनों छोटे सरकार के साथ थे। जब छोटे सरकार थाने रिपोर्ट लिखवाने गया तो कौन कौन उसके साथ गया था? ये दोनों आदमी साथ थे और जिस नौकर ने सबसे पहले लाश देखी थी वो भी साथ गया था। हमने मुंशी से चंद और बातें पूछकर उसे बाहर भेज दिया और उस मुलाजिम को बुलाया जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। वो अपने रोज़मर्रा काम के लिए कमरे में गया तो उसे लाश पड़ी नजर आई। उसने लाश की वही पोजीशन और हालत बताई जो सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल और मकतूला का बेटा बता चुके थे।
नौकर को हमने पूछगछ और पुलिस की मखसूस जरा की चक्की में डाला तो उससे हमने उगलवा लिया कि एक तिपाही पर शराब की बोतल, एक गिलास और रोस्ट परिंदे प्लेटों में पड़े थे। इनमें ज़्यादातर खाए जा चुके थे। एक गिलास कालीन पर गिर पड़ा था और इसमें से शराब कालीन पर बह गई थी। एक छोटी तिपाही पहलू के बल गिरी हुई थी। बड़ी तिपाही पर एस्ट्रे रखी थी जिसमें बहुत से बुझे हुए सिगरेट पड़े थे। इस नौकर ने हमारे पूछने पर यह भी बताया कि मकतूला सिगरेट नहीं पीती थी। एक सिगरेट पैकेट और माचिस भी तिपाही पर पड़ी थी। सिगरेट कैंची के थे। उस जमाने में कैंची ब्रांड बेहतरीन सिगरेटों में शुमार होता था। मैनेजर कौन सा सिगरेट पिया करता था? डोबगिन ने पूछा। कैंची, नौकर ने जवाब दिया। रात देर तक कुमारी की हाजिरी में कौन रहा था? मुझे मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। शायद बिमला रही हो। इस नौकर ने हमें बताया कि उसने मकतूला के बेटे को जगाया और बताया कि उसकी माँ की लाश एक कमरे में पड़ी है। बेटा कमरे में गया तो उसने इस नौकर से कहा कि शराब की बोतल, प्लेटें और गिलास उठाकर ले जाओ और गिरी हुई तिपाही को सीधा कर दो। नौकर ने कमरा ठीक ठाक कर दिया। इसके बाद मकतूला का बेटा थाने गया। इसके साथ जो 2 आदमी थाने गए थे वो रात यहीं कहीं रहे थे? नहीं, उसने जवाब दिया। छोटे सरकार बाहर निकले तो वो दोनों आए थे। छोटे सरकार ने इन्हें रोकर बताया था कि उसकी माँ मरी पड़ी है या उदासी के लहजे में? मैंने छोटे सरकार की आंखों में आंसू नहीं देखे, नौकर ने जवाब दिया। वो बाहर निकला, मैं साथ था। बाहर वो दोनों खड़े थे। छोटे सरकार ने उन्हें कहा, मैं थाने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर इनमें से एक ने कहा, हम शहर तक आपके साथ चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे। छोटे सरकार ने मुझे थाने पहुँचने को कहा। मैं आगे आगे चला गया। मैं बहुत पहले थाने पहुँच गया। छोटे सरकार घोड़े पर आए। इनके साथ वो 2 आदमी नहीं थे। तुमने ये बातें पहले थानेदार को बताई थी? मुझसे उन्होंने बयान लिया ही नहीं था, उसने जवाब दिया। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। हमने अपने अमले को बुलाकर कहा कि मकतूला के बेटे, बिमला, मुंशी और इस नौकर को जिससे सबसे आखिर में बयान लिया था अपने साथ थाने ले चले। हम दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए तो मकतूला के बेटे ने शहजादों की तरह हमारे सामने आकर कहा कि वो अपना घोड़ा तैयार करा ले। मैंने उसे कहा कि जिस तरह हमारा अमला और दूसरे लोग पैदल जा रहे हैं इसी तरह वो भी पैदल चले। उसने कुछ जिद सी की। मैंने उसे कहा कि अगर घोड़े पर चलना है तो हथकड़ी में चलना होगा और हथकड़ी मेरे हाथ में होगी। मैं इसका दमखम और जागीरदारी का बल निकालना चाहता था। मैं और डोबगिन डाक बंगले चले गए। हमने मैनेजर के घर का पता मालूम कर लिया था। वो इसी कस्बे का रहने वाला था। गुस्ल और खाने से पहले मैनेजर के घर जाना ज़रूरी समझा। थाना करीब ही था। मैंने वहाँ से 2 कांस्टेबल साथ लिए। दोनों कस्बे से वाकिफ थे। मैनेजर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। उससे मैनेजर के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो तो जागीर पर होगा। मैं उसे एक तरफ करके अंदर चला गया। कांस्टेबलों से कहा कि वो कमरों पर नज़र रखें। वो छापे और तलाशी के तरबियत याफ्ता थे। मकान बहुत बड़ा नहीं था। कमरे 4-5 थे। घर के तमाम अफराद सहन में निकल आए। 2 लालटेनों की रोशनी काफ़ी थी। मेरे पास टॉर्च भी थी। मैंने तमाम कमरे देख डाले। कांस्टेबल छत पर भी गया। बैतुल खुला और गुस्लखाना भी देखा। मैनेजर का कोई सुराग ना मिला। बूढ़ा हिंदू उसका बाप था। वो तो रोने पर आ गया था। एक जवान औरत मैनेजर की बीवी थी और एक लड़का मैनेजर का भाई। बाकी सब बच्चे थे जो सोए हुए थे। मैंने इनसे मैनेजर का नाम लेकर, जो कि मुझे याद नहीं रहा, पूछा कि वो कहाँ है। उसने क्या किया है जनाब? बूढ़े ने हाथ जोड़कर पूछा। हमें मालूम है कि उसके जागीरदार की बीवी कत्ल हो गई है। मेरा बेटा कत्ल से 2-3 रोज़ पहले घर आया था। इसके बाद वो नहीं आया। मैंने बूढ़े को अलग कर लिया और उसे कुछ डराया, कुछ बहलाया और उससे बहुत कुछ पूछा। उसने बताया कि उसका बेटा कई रोज़ मुसलसल जागीर में ही रहता है और कभी यूँ होता है कि शाम को घर आ जाता है। अब वो 20-25 दिनों से नहीं आया। हम मुतमईन थे कि उसकी मालकन मारी गई है, इसलिए पुलिस के साथ मसरूफ़ होगा। उसकी बीवी को अलग बिठाया। उसने भी वही बताया जो उसका ससुर बता चुका था। वो मुझसे बार बार पूछती थी कि वो जागीर पर नहीं है और वो ये भी पूछती थी कि कत्ल के साथ उसका कोई ताल्लुक तो नहीं। मैं वहाँ से ये राय कायम करके निकला कि मैनेजर मफरूर है और कत्ल में मुलविस है। चौकीदार को पता चल गया था कि यहाँ पुलिस आई है। वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक बाहर खड़ा था। उससे पूछा कि मैनेजर को उसने कब और कहाँ देखा था।
और क्या इन दिनों वो इसे नजर आया है? चौकीदार की ड्यूटी रात को हुआ करती थी। उसने मैनेजर को नहीं देखा था। मैंने उसे ताकीद कर दी कि उसके घर पर नजर रखे और वो नजर आ जाए तो फौरन थाने इतला दे। एक कांस्टेबल को भेजकर नंबरदार को बुलाया। वो मैनेजर से पूरी तरह वाकिफ था। उसने भी उसके बाप और बीवी के बयान की तायीद की। मैंने उसे कहा कि उसके घर की मुखबिरी करे और वो कहीं नजर आए तो थाने में इतला पहुंचा दे। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का मौसू वक्त आधी रात के बाद का होता है। मैंने डाक बंगले जाकर गुस्ल किया, खाना खाया और कमोबेश 2 घंटे आराम किया। मैं और डोबगिन जब थाने पहुंचे तो रात का 1 बज चुका था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत छोटे सरकार की थी। उसे किसी ने सोने नहीं दिया था। वो अय्याश और पीने पिलाने वाला शहजादा था, मगर उसकी घबराहट और खौफ की वजह एक और थी। वो ये कि उसके दोनों बदमाश साथी थाने में मौजूद थे और इस ड्रामे का एक और किरदार भी वहाँ मौजूद था और ये था उसका मामू, जिसके साथ उसका बिमला के बयान के मुताबिक झगड़ा हुआ था। वो भी इसी कस्बे का रहने वाला था। हमने उसे भी थाने में बुला लिया। हमें अब ये शक होने लगा था कि मकतूला को मैनेजर ने और उसके बेटे ने कत्ल कराया है और कत्ल का बायस यही हो सकता है कि बेटा जागीर का मालिक बनना चाहता है। हमने बेटे को देख लिया था, उसकी करतूत सुन ली थी। वो घटिया किस्म का अय्याश था। गरीब नौकरों और मज़ारों की बेटियों को ख़राब करने वाले का कोई किरदार नहीं हो सकता। मुझे बिमला से कुछ बातों की वजाहत दरकार थी। उसे सबसे पहले अंदर बुलाया। उससे उसकी बेटी और मकतूला के बेटे के ताल्लुकात के मुतालिक पूछा। जवाब देने से पहले उसके आंसू निकल आए। उसने वही बयान दिया जो मुंशी दे चुका था। उसने कहा, मैं मजबूर थी। एक बार छोटे सरकार की माँ से जिक्र किया। माँ ने उसे लानत मलामत की तो बाद में इस लड़के ने मुझे बाहर बुलाकर मेरी पिटाई कर दी। माँ भी मजबूर हो गई थी। तुमने 1-2 बातें हमसे छुपा ली थीं। मैंने कहा, तुमने देख लिया है कि तुम्हारा छोटा सरकार मुलजिमों और मुश्तबा आदमियों के साथ बाहर बैठा है। हम किसी का लिहाज नहीं करते। तुम बेखौफ होकर सब कुछ बता दो। कत्ल की रात कुमारी के साथ मैनेजर था। वही था। तुम किस वक्त तक वहाँ रहीं? मुझे मालकन ने कहा था कि चली जाओ। मैं चली आई थी। इसके बाद तुमने मैनेजर को नहीं देखा? नहीं। इससे चंद और बातें पूछकर उसे बाहर बिठाया और मकतूला के भाई को अंदर बुलाया। इससे पहले बात ये पूछी कि उसकी बहन कत्ल हो गई है, क्या उसे किसी पर शक है? ये जगह बहुत ही खलीस है जहाँ मेरे बाप ने मेरी बहन को ब्याह दिया था। उसने कहा, इतने बूढ़े आदमी के साथ एक नौजवान लड़की को सिर्फ इसलिए ब्याया गया था कि बेटी रानी बनेगी। इस जागीर में बाप के सिवा कुछ भी नहीं। आपने पूछा है कि मुझे किसी पर शक है। अगर मैं ये कहूँ कि माँ का कातिल उसका अपना बेटा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, और यकीन मुझे भी नहीं आता। ये सिर्फ शक है। शक की वजह क्या है? हामिद जिंदा रहा तो मेरी बहन खुश रही, उसने जवाब दिया। हामिद ने उसे सही मायनों में रानी बना के रखा था, मगर हामिद के मरने के बाद मेरी बहन का बेटा माँ से खिंचने लगा। उसकी एक वजह यह थी कि ये लड़का बदकार है। यूं तो जिसे भी बाप दादा की जागीर और नौकरों और मज़ारों की रियाया मिल जाए उसका इखलाक ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस लड़के ने अपने आप को शहर के छोटे छोटे चरसियों और जुआरियों की सतह तक गिरा दिया है। इसकी माँ बहुत परेशान थी, इसे रोकती रहती थी, लेकिन उसका असर यह हुआ कि इस पापी ने अपनी माँ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो बदचलन है। आपको किस तरह पता चला? मैं बहन से मिलने कभी कभी जाया करता था, उसने जवाब दिया। उसका बेटा मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता था। बहन के कत्ल से कुछ दिन पहले की बात है कि मैं वहाँ गया तो इस छोटे सरकार ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर कहा, अपनी बहन को समझा लो या इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें जायदाद का वारिस बनना है तो मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे और वो कर देगी। तुम इसके अकलौते बेटे हो। उसने कहा, जायदाद का तो सवाल ही नहीं। तुम्हारी बहन का चाल चलन मशकूक हो गया है। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आया होगा। मैंने सोचा कि शराब और बदकारियों ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया है। मैंने कहा, बदबख्त, ये मेरी बहन ही नहीं तेरी माँ भी है। इसके बाद हमारा आपस में बहुत झगड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं इसे मौके पर पकड़कर तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी और उसका दोस्त भी किसी को नज़र नहीं आएगा। मैंने अपनी बहन से कुछ न कहा, वो पहले ही परेशान थी। ये बेटा उसके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। उसने किसी आदमी का नाम नहीं बताया? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा भी नहीं। उसके बाद मैं इस इत्तला पर वहाँ गया कि मेरी बहन मर गई है।
میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ کیسے مری ہے تو اس نے بے رخی سے کہا کہ جس طرح لوگ مرا کرتے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ قتل ہوئی ہے تو میں تھانے دار سے ملا، اس سے پوچھا بھی اور اسے بتایا بھی کہ قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن سب انسپکٹر مہندر پال نے توجہ ہی نہ دی، اتنا ہی کہا کہ وہ تفتیش کر رہا ہے۔ میں 3-4 مرتبہ تھانے دار سے ملا، آخر اس نے مجھے کہا کہ میں بھگوان نہیں کہ 2 دنوں میں قاتل کو پکڑ لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ تھانے آ کر مجھے پریشان نہ کرنا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تھانے دار مجرموں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ میں نے شہر کے 2-3 معزز آدمیوں کے ساتھ بات کی تو وہ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر میں پولیس کپتان کے پاس لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے دلچسپی لی اور آپ کو تفتیش کے لیے بھیجا ہے۔ اس جاگیر میں کوئی مینیجر بھی ہے؟ مینیجر ہے، اس نے جواب دیا، بہت اچھا آدمی ہے۔ میں بہن کے قتل کے بعد اسے تلاش کرتا رہا، اس کے گھر سے بھی پتہ کرتا رہا، یہی جواب ملا کہ جاگیر پر ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ میری بہن اس کی بہت تعریف کیا کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ صرف یہ ایک آدمی ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ مقتولہ اور مینیجر کے درپردہ مراسم تھے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مقتولہ کے بیٹے کو اپنے ماموں کے ساتھ کیا جھگڑا ہوا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ بیٹے کو ماں کی بد چلنی کا علم ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ جو بیٹا غریب لوگوں کی بیٹیوں کی عزت خراب کرتا رہتا تھا، اس کی اپنی ماں نے اپنی عزت اپنے ایک ملازم کے حوالے کر رکھی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ مقتولہ کے بھائی کو ہم نے باہر بٹھا دیا اور چھوٹے سرکار کے 2 جرائم پیشہ دوستوں میں سے ایک کو اندر بلایا۔ اس کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ذرا مختلف ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بستہ الف کا بدماش ہے یا بے کا۔ وہ چونکہ رجسٹرڈ بدماش نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے فخر سے کہا، نہیں حضور، میں الف اور بے کا بدماش کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، وعدہ معاف گواہ بننا پسند کرو گے یا دوسرے طریقے سے اقبال جرم کرو گے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہا کہ ایک ٹانگ اوپر کر لو اور دونوں بازو کندھوں کی سیدھ میں پھیلا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ لوگ چرسی اور شرابی تھے، ان کے جسموں میں طاقت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو رات بھر جاگا تھا، شام سے تھانے میں بیٹھا تھا اور سحر ہونے کو تھی، اس سے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا۔ وہ کئی قدم دور دیوار کے ساتھ جا لگا اور گرا۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے تو وہ چیخ مار کر اٹھا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تم چاہتے ہوگے کہ میں سوال جواب کروں گا اور تم مجھے بے وقوف بنا لو گے؟ اس سے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر بازو مروڑ دیا اور اسے پیٹ کے بل فرش پر گرا دیا۔ ایک پاؤں اس کی پیٹھ پر رکھا اور اس کا مروڑا ہوا بازو اوپر کو کھینچا۔ یہ اذیت قابل برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کون سی زبان سمجھتے ہو، بولو میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ ہم نے پوری شہادت حاصل کر کے ہی تمہیں پکڑا ہے۔ ہمیں چونکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بدماش قتل کی واردات میں ملوث ہیں، اس لیے ہم پوچھ گچھ اور جرح میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ڈوبگن اٹھا اور مجھے پرے ہٹا کر اس نے اس آدمی کے ساتھ اپنا ایک کرتب دکھایا۔ اس کا اثر اچھا ہوا۔ یہ آدمی کراتے ہوئے بولا، میں آپ کا گواہ بنوں گا۔ ہم نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ نیند اور اذیت سے وہ مرا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے سارا واقعہ سناؤ، پھر وعدہ معاف گواہ بنائیں گے۔ دراصل اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بڑا لمبا بیان دیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اس کا وہی حصہ سنا دینا کافی ہوگا جو اس واردات سے متعلق ہے۔ یہ دونوں عادی مجرم مقتولہ کے بیٹے کے وظیفہ خوار غنڈے تھے۔ اس کی پسند کی لڑکیوں کو اٹھا کر یا دھمکیاں یا لالچ دے کر اس لڑکے تک پہنچانا اور ان لڑکیوں کے لواحقین کو دہشت زدہ کیے رکھنا ان دونوں کا کام تھا۔ مقتولہ کا بیٹا شہر میں جوا کھیلنے آیا کرتا تھا۔ یہ دونوں اس کے محافظ ہوتے تھے۔ جاگیر پر یہ دونوں تمام نوکروں، مزاروں اور دیگر لوگوں کے لیے دہشت بنے ہوئے تھے۔ ایک روز مقتولہ کے بیٹے نے ہمیں کہا کہ وہ اپنی ماں کو اور مینیجر کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ ان کے ناجائز مراسم ہیں، لیکن وہ انہیں موقع پر پکڑ کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں گھبرا گئے کہ بیٹا اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، لیکن یہ شخص اتنی زیادہ پیتا ہے اور بدکاری میں اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے کہ اسے اپنے پرائی کی کوئی تمیز نہیں رہی۔
ہم پیشہ ور ہیں، ہمیں منہ مانگی رقم اور عیاشی کا سامان مل جاتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ یار یہ کام مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ قتل کی شام ہم شہر میں تھے۔ یہ شہر نہیں، چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ایک گانے والی کو بلا رکھا تھا۔ چھوٹے سرکار نے ہر روز کی طرح شراب چڑھا رکھی تھی۔ ہم دونوں بھی نشے میں تھے۔ ہم اسی حالت میں واپس آئے۔ چھوٹے سرکار نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہاں سے واپس آ جانا یا وہیں سو جانا۔ ہم اس کے ساتھ گئے۔ مکان میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نوکر نہیں تھا۔ اندر کسی کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ چھوٹے سرکار ادھر گیا اور واپس آ کر کہا، دونوں شکار موجود ہیں، ابھی چلو۔ نہ وہ کچھ سوچ سکا نہ ہم سوچ سکے۔ یہ نشے کا اثر تھا۔ ہم چھوٹے سرکار کے پیچھے پیچھے گئے۔ اس نے رک کر کہا، گلا گھونٹنا، چاقو نہ چلانا۔ اتنے بڑے محل جیسے مکان کے کمروں اور برآمدوں سے گزر کر چھوٹے سرکار نے ایک بند دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اندر گئے۔ کماری اور مینیجر ایک صوفے پر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ مینیجر کا بازو کماری کے کندھوں پر تھا اور کماری اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مینیجر کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ ہمیں دیکھ کر دونوں گھبرا کر اٹھے۔ چھوٹے سرکار نے دوڑ کر ماں کی گردن اپنے ہاتھوں میں لے لی اور بولا، اسے بھی ختم کر دو۔ میرا ساتھی مینیجر کی طرف بڑھا۔ مینیجر اٹھا۔ میں نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس گر پڑا۔ کچھ دھینگا مشتی ہوئی۔ آخر میرے ساتھی نے مینیجر کی گردن پکڑ لی۔ دونوں ختم ہو گئے تو ہمارا نشہ اترنے لگا۔ پہلے ہم نے کبھی قتل کی واردات نہیں کی تھی۔ ہم نے چھوٹے سرکار سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ اس نے نشے سے جھومتے ہوئے کہا، پولیس میری جیب میں ہے۔ اس نے ماں کی لاش کو ٹھڈا مار کر کہا، اسے یہیں پڑا رہنے دو اور اسے مینیجر کو اٹھا کر لے جاؤ۔ میں تمہیں کدال دیتا ہوں، کہیں دور دفن کر دینا اور صبح اپنا انعام لینے آ جانا۔ وہ کہیں سے ایک کدال اٹھا لایا۔ ہم نے لاش باہر نکالی۔ اس وقت چھوٹے سرکار نے کہا کہ میرے گھوڑے پر لاد کر لے جاؤ۔ وہ گھوڑا لے آیا۔ ہم نے لاش گھوڑے پر ڈالی اور جنگل میں ایسی جگہ دفن کر دی جہاں پہلے ہی گڑھا تھا۔ ہم نے واپس جا کر گھوڑا چھوٹے سرکار کو دیا اور شہر آ گئے۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میرا دل سخت گھبرایا۔ اس وقت نشہ پوری طرح اتر چکا تھا۔ اپنے ساتھی کو جا کر جگایا، وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ ہم چھوٹے سرکار کے پاس گئے۔ وہ پوری طرح اطمینان میں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تھانے یہ رپورٹ دینے جا رہا ہے کہ اس کی ماں کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ ہمیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن ہم تھانے تک نہ گئے۔ چھوٹے سرکار نے ہمیں 3,000 روپیہ دیا اور یہ بھی کہا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے تو ہمیں کسی بڑے شہر لے جا کر بہت عیش کرائے گا۔ بعد میں اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے تھانے دار کو قابو میں لے لیا ہے اور اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس سے ہم نے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں معلوم کر لیں اور اسے حوالات میں بند کرا دیا۔ پھر اس کے ساتھی کو بلایا۔ یہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ اسے ہم نے کہا کہ اس کا ساتھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے اقبالی ہو چکا ہے۔ اسے ہم نے کچھ باتیں سنا بھی دیں۔ یہ دونوں چونکہ معمولی سے جرائم کے عادی تھے، اس لیے وہ قتل جیسے بھیانک جرم کو ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ اس آدمی نے منت کی کہ وعدہ معاف گواہ اسے بنایا جائے۔ ہم نے اسے جھوٹا وعدہ دیا۔ اس نے اپنی ساتھی کی تائید میں اقبالی بیان دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے اس سے جو کچھ پوچھا اس نے بتا دیا۔ اسے بھی حوالات میں بند کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ہم نے چھوٹے سرکار کو اندر بلایا۔ اس نے رات جاگ کر شراب کے بغیر اعصابی کشمکش میں گزاری تھی۔ وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں اور سر ڈول رہا تھا۔ میرے اشارے پر وہ کرسی پر گر پڑنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ اپنے ہونٹوں میں رکھا۔ ڈاکٹر نے اس کے منہ سے سگریٹ چھین کر پرے پھینک دیا اور کہا، تم تھانے میں ہو، اپنی جاگیر میں نہیں۔ تم نے اپنے 2 ساتھیوں کو حوالات میں بند ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا، اپنا جرم خود ہی بیان کر دو۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے تھانے میں انہی لوگوں کو بلایا ہے جو تمہارے ساتھ جرم میں شریک تھے اور جو لوگ تمہارا جرم ثابت کر چکے ہیں۔ ہمیں تمہارے بیان کی ضرورت نہیں۔ جو کہنا ہے عدالت میں کہہ دینا اور پھانسی کی سزا پا لینا۔ یہاں بیان دے دو گے تو ہم تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے۔ بیان کی بجائے آپ کچھ اور مانگیں۔ اس نے نیند اور تھکن سے ماری ہوئی آواز میں کہا، جتنا مانگیں گے اتنا نقد دوں گا۔ جتنی رقم تھانے دار کو دی ہے اس سے دگنی دو گے؟ میں نے پوچھا۔ منظور ہے۔ اس کی آواز میں جان آ گئی۔ اسے کیا دیا تھا؟ 5,000۔
उस जमाने का 5,000 आज के लाख के बराबर था। हमें 10,000 मंजूर है, डोबगिन ने कहा, लेकिन हमें ये बता दो कि तुमने ये जुर्म किस तरह किया है। इस लड़के में अकल की खासी कमी थी, उसने इकबाली बयान दे दिया। हम इस दौरान उस पर सवाल भी करते रहे और वह बरखुरदारी से जवाबात देता रहा। उसे अपनी माँ के चाल चलन पर सिर्फ शुबा ही नहीं बल्कि यकीन था कि ठीक नहीं है। उसे शुबा अपने बाप की जिंदगी में हो गया था। बाप के मरने के बाद उसकी माँ बदचलनी में निडर और बेएहतियात हो गई थी। उसी रोज दोनों बदमाशों की निशानदही पर मैनेजर की लाश बरामद कर ली गई। तीनों ने मजिस्ट्रेट को अपने इकबाली बयान कलमबंद करा दिए। मकतूला के बेटे के चचा ने बड़ा काबिल वकील किया था, लेकिन हमने जिस महारत और जिस मेहनत से मुकदमा तैयार किया और जो शहादत फराहम की थी, उसे उसका वकील झुठला न सका। हालांकि वकील के कहने पर तीनों मुलजिम सेशन कोर्ट में अपने इकबाली बयानों से मुनहरिफ हो गए थे। हमने किसी को भी बादमाव गवाह नहीं बनाया था। मकतूला के बेटे और उसके उस साथी को जिसने मैनेजर का गला घोंटा था, सजाए मौत हुई और तीसरे साथी को उम्र कैद। सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल की अलग इंक्वायरी हुई और इसे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया।